नमस्कार दोस्तों, हेडलाइंस ऑफ द डे की सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज डेट 3 जनवरी और द हिंदू न्यूज़पेपर में आज आपको कौन कौन सी न्यूज़ पढ़नी है हम उन्हें एक एक करके समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन हमेशा की तरह एपिसोड की शुरुआत करेंगे एक मोटिवेशनल कोट के साथ। और कोट है, अनुशासन लक्ष्यों और उपलब्धि के बीच का पुल है। और ये कथन है मदर टेरेसा जी का। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारे पिछले अभ्यास प्रश्न को। तो प्रश्न था, भारत के 2026 के पहले सूर्योदय का जश्न किस गाँव में मनाया गया? ऑप्शन है ए तवांग, बी डोंग, सी जोरहाट, डी मेनपा। और इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी डोंग। आप में से बहुत से लोगों ने इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया था और जिन लोगों ने इसका जवाब नहीं दिया था वो हमारे पिछले एपिसोड को जाकर के इसके एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करते हैं अपनी पहली न्यूज की। न्यूज है, सेंटर हैज नो प्लान्स टू चेंज लैंड एक्विजिशन पॉलिसी, कैबिनेट सेक्रेटरी। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। तो केंद्र सरकार ने ये साफ कहा है कि भूमि अधिग्रहण की मौजूदा नीति में कोई बदलाव करने की योजना नहीं है। और ये जो पूरी बात है वो कैबिनेट सचिव टी.वी. सोमनाथन ने कही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में प्रगति नाम की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। 50वीं बैठक के बाद ये बात कही गई और इसी के साथ प्रगति ने 85 लाख करोड़ रुपए की 3300 से अधिक परियोजनाओं की समीक्षा की। और इस बैठक में कुल 7,735 मुद्दे उठाए गए, जिनमें से 7,156 मुद्दों का समाधान किया गया। और हालांकि इस प्रणाली के लागू होने के बाद कई परियोजनाएं पूरी हुई, जिनमें से कुछ 1990 के दशक में ही शुरू हुई थी। अब ये जो 7,156 मुद्दे इनका समाधान किया गया, इसमें 35% भूमि अधिग्रहण से, 20% वन, वन्यजीव और पर्यावरण संबंधी मुद्दों से और 18% उपयोग मार्ग के अधिकार से संबंधित थे। हालांकि अन्य परियोजनाएं कानून व्यवस्था, निर्माण, बिजली कंपनियों की मंजूरी और वित्तीय समस्याओं के कारण विलंबित हुई। अब समझ लेते हैं प्रगति के बारे में। तो प्रगति का पूरा नाम है सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन। ये एक प्रौद्योगिकी आधारित शासन और निगरानी मंच है जिसे प्रधानमंत्री कार्यालय के द्वारा 2015 में लॉन्च किया गया था। और इसका उद्देश्य सार्वजनिक प्रशासन में सुधार करना और सरकारी कार्यक्रमों और परियोजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाना है। साथ ही साथ प्रगति एक त्रिपक्षीय मंच के रूप में भी कार्य करता है जो 3 पदानुक्रमित स्तरों को एकीकृत करता है। शीर्ष पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, मध्य स्तर पर केंद्रीय सरकारी सचिव हैं और परिचालन आधार के रूप में राज्य के मुख्य सचिव इसमें कार्य करते हैं। और प्रगति की प्रमुख विशेषताओं की भी बात कर लेते हैं। तो इसके प्राथमिक उद्देश्यों की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो परियोजना निगरानी यानी कि उच्च मूल्य और महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं की प्रगति पर नजर रखते हैं और देरी और बाधा जो भी उनमें आ रही हो तो उसको दूर करते हैं। इसके बाद सरकारी योजनाओं और मिशनों का समय पर और कुशल निष्पादन सुनिश्चित करते हैं। नागरिकों को शिकायतों के लिए केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली जैसे प्रणालियों के साथ एकीकृत होकर लगातार बनी रहने वाली सार्वजनिक शिकायतों का भी समाधान करते हैं। हालांकि ये जो पूरा मैटर है इससे ये सामने आता है कि सरकार का फोकस कानून बदलने पर नहीं बल्कि बेहतर समन्वय और निगरानी पर है। और प्रगति जो है वो भारत की अवसंरचना प्रशासन में एक प्रमुख गवर्नेंस टूल बन करके उभरा है। और इसी के साथ आपका टॉपिक जो है वो जीएस पेपर 2 गवर्नेंस, साथ ही साथ जीएस पेपर 3 इकोनॉमी से भी संबंधित है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपनी अगली न्यूज को। न्यूज है, फर्स्ट माउंटेन टनल ब्रेक थ्रू अचीव्ड इन बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट मिनिस्टर। ये जो टॉपिक है आपके जीएस पेपर 3 डेवलपमेंट से संबंधित है। तो न्यूज़ क्या है इसे हम समझ लेते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना की बात की जा रही है। ये पहली पर्वतीय सुरंग है जो कि बन करके पूरी हो गई है। आपको बता दें कि यह सुरंग जो है वो महाराष्ट्र के पालघर जिले में बनी है और इस परियोजना की एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल इस परियोजना का नाम है। और इसी के साथ स्थान हमने डिस्कस कर लिया कि महाराष्ट्र के पालघर जिला में बनाया गया है। अब लंबाई की बात कर लेते हैं। हालांकि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना जो है यानी कि भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना पर काफी तेजी से काम चल रहा है। इस परियोजना में कई जगह पहाड़, चट्टानें, जटिल भौगोलिक संरचनाएं हैं, इसलिए सुरंग बनाना बहुत मुश्किल काम होता है। अब सरकार ने पहली पर्वतीय सुरंग का काम सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। तो इसलिए अब सुरंग से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम देख लेते हैं। तो ये सुरंग जो है वो 1.5 किलोमीटर लंबी है। इसका नाम MT5, ये आप देख सकते हैं MT5 सुरंग है इसका नाम। ये विरार और बोईसर बुलेट ट्रेन स्टेशनों के बीच है। वहीं महाराष्ट्र में बनने वाली ये 7 सुरंगों में सबसे लंबी, इसलिए इसे एक मील का पत्थर भी कहा जा रहा है। और MT5 सुरंग की खुदाई जो है दोनों सिरों से की गई थी और इसमें अत्याधुनिक ड्रिल और ब्लास्ट विधि का उपयोग करके 18 महीनों के भीतर जो है ये पूरी खुदाई पूरी कर ली गई थी। वहीं 508 किलोमीटर लंबी परियोजना में कुल सुरंगों की लंबाई जो है वो 27.4 किलोमीटर है और इसमें से 21 किलोमीटर भूमिगत सुरंगें हैं, जबकि 6.4 किलोमीटर सतह पर बनी सुरंगें। कुल मिलाकर के इसमें कुल 8 पर्वतीय सुरंगें हैं, जिनमें से अकेले महाराष्ट्र में ही 7 सुरंगें शामिल हैं, जिनकी कुल लंबाई 6.05 किलोमीटर है और एक 350 मीटर लंबी सुरंग गुजरात में स्थित है।
इस परियोजना के पूरी होने से मुंबई और अहमदाबाद के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 1 घंटा 58 मिनट रह जाएगा। इससे रोजगार सृजन में मदद मिली है और प्रमुख वाणिज्य केंद्रों की अर्थव्यवस्थाओं का भी एकीकरण होगा और इस लिहाज से ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अपनी अगली न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है 7 ऑफ वर्ल्ड्स रेयरेस्ट फ्रॉग प्रिज्यूम डेड, स्टडी ब्लेम्स राइज इन फोटो टूरिज्म। जो टॉपिक है ये जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट से संबंधित है। न्यूज़ का इसे समझ लेते हैं। तो हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन आया जिसमें कि ये आशंका जताई गई है कि दुनिया के सबसे दुर्लभ मेढकों में से एक, जिसका नाम है गैलेक्सी मेढक, इसका एक पूरा समूह पूरी तरीके से मर चुका है, पूरी तरीके से गायब हो चुका है। हालांकि इस अध्ययन के अनुसार ये जो मेढक है जितने भी, इनकी मौत का एक बड़ा कारण जो है फोटो टूरिज्म और अनैतिक वन्यजीव फोटोग्राफी हो सकता है। तो अब आगे बढ़ने से पहले अब हम एक बार समझ लेते हैं गैलेक्सी मेढक के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है मेलानोबैट्राचस इंडिकस और ये दुनिया के सबसे दुर्लभ उभयचरों में से एक है। आकार में बहुत छोटा होता है, लगभग 2 से 3.5 सेंटीमीटर ही इनका शरीर का आकार होता है। इसकी त्वचा काली होती है, साथ ही इनके शरीर पर नीले और नारंगी रंग की धब्बियां पाई जाती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि तारों पर आसमान है और इसलिए ही इसे गैलेक्सी मेढक कहा जाता है। और इसकी खोज 1878 में हुई थी और आपको बता दें कि केरल के पश्चिमी घाट में ही पाए जाते हैं केवल, और वो भी जो सड़ी हुई लकड़ियां होते हैं उनके बीच ही पाए जाते हैं, यानी कि ये एक स्थानीय प्रजाति है। हालांकि जो मेढक है इसे IUCN के स्टेटस में इंडेंजर्ड की स्थिति में रखा गया है और पहले से ही मौजूद खतरे हैं इनके लिए, जैसे कि वनों को कृषि भूमि में बदलना, जलाऊ लकड़ी का संग्रह, भूस्खलन। लेकिन अब एक नया खतरा सामने आता है फोटो पर्यटन का। लेकिन अब उससे पहले हम ये समझते हैं कि जो असली मामले हैं वो क्या है, मेढक जो है वो गायब कैसे हुए। तो मार्च 2020 में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पश्चिमी घाट के एक जंगल में 7 गैलेक्सी मेढकों का एक समूह खोजा था और वो लोग केरल वन विभाग की अनुमति से 2019 से इन मेढक की निगरानी कर रहे थे। लेकिन कोविड-19 के बाद शोधकर्ता वहां वापस नहीं जा सके और इस दौरान जून 2020 से अप्रैल 2021 के बीच बड़ी संख्या में वन्यजीव फोटोग्राफर उस इलाके में पहुंचे। वे लकड़ियों को पलटते थे, काई हटाते थे, मेढकों को नंगे हाथों से पकड़ते थे और बेहतर फोटो के लिए उन्हें दूसरी जगह रखते थे और कई बार एक ही सेशन में 4 घंटे तक तेज कैमरा फ्लैश का इस्तेमाल किया जाता था। और जब वैज्ञानिक दोबारा वहां लौटे तो उन्होंने देखा कि जिन लकड़ियों के नीचे मेढक रहते थे वे हट चुकी थी, वनस्पति कुचली हुई थी और एक भी गैलेक्सी मेढक वहां पर नहीं मिला था। इसके बाद नवंबर 2021 से मई 2022 के बीच कई बार खोज की गई लेकिन मेढक फिर भी नहीं मिले। इसलिए वैज्ञानिकों ने निष्कर्ष निकाला कि सभी 7 मेढक संभवतः मर चुके हैं। फोटो खींचने से मेढकों को नुकसान कैसे होता है ये समझना भी हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो गैलेक्सी मेढक जो होते हैं उनको बहुत सटीक तापमान और नमी चाहिए क्योंकि ये ठंड रक्त वाले जीव हैं। लकड़ियां हटाने से उनके नीचे का सूक्ष्म पर्यावास जो है वो बदल गया। तेज फ्लैश और गर्मी से मेढकों की त्वचा सूख जाती है। मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं, अगर त्वचा सूख जाती है तो वो सांस नहीं ले पाएंगे और नंगे हाथों से पकड़ने पर इंसानों से रोगजनक मेढकों में आ जाते हैं, जिससे कि घातक बीमारियां फैल सकती हैं। इसी के साथ साथ अध्ययन का ये भी कहना है कि वन्यजीव फोटोग्राफी के लिए सख्त नैतिक नियम काफ़ी ज़रूरी है, जैसे जानवरों को न पकड़ना, उन्हें न छूना, तेज़ रोशनी और फ्लैश का कम इस्तेमाल करना, उनके प्राकृतिक व्यवहार में दखल न देना, उनकी आवाज़ को नुकसान न पहुंचाना। और इसके साथ ही वन विभाग और पर्यटन विभाग जो है वो फोटोग्राफरों और गाइडों को प्रशिक्षण भी देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो इस लिहाज से भी ये न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इतनी भारी मात्रा में, क्योंकि ये दुर्लभ प्रजातियों और इनका इस तरीके से विलुप्त होना एक काफ़ी गंभीर समस्या की ओर उजागर करता है। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अपनी अगली और अंतिम न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ है इंडिया लॉस्ट ₹53 के CR टू फ्रॉड चीटिंग केसेस इन लास्ट 6 ईयर्स। 2025 में राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से भी अधिक का नुकसान हुआ, जिसमें कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना शामिल है। इनको मिलाकर के 10,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ, जो कि केवल धोखाधड़ी और साइबर अपराधों की वजह से हुआ है। और ये जानकारी दी किसने, तो भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र यानी I4C ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है केंद्र, और इसने ही ये जानकारी दी है। और जो बात सामने आई वो ये है कि ये नुकसान किसी एक वजह से नहीं हुआ, बल्कि कई तरह की डिजिटल और वित्तीय धोखाधड़ी से ऐसा हुआ है, जिसमें कि फर्जी निवेश योजनाएं, डिजिटल गिरफ्तारी, बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, साइबर फिशिंग, ऑनलाइन शॉपिंग घोटाले, ऐप और मैलवेयर आधारित फ्रॉड सामने आए हैं। अब वहीं I4C के अनुसार पिछले 6 वर्षों में भारतीयों को जो है कि 52,976 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ, सिर्फ धोखाधड़ी और जालसाजी से। वहीं सिर्फ 2025 में ही नुकसान जो है 19,812 करोड़ रुपए है, जिसमें कि धोखाधड़ी की शिकायतें जो 21 लाख से भी ज़्यादा थी। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण बिंदुओं को भी देख लेते हैं। तो ये जो 5 राज्य हैं
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ये जो कुल 5 राज्य हैं, इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्यों? पहले हम आंकड़ों को समझते हैं। तो महाराष्ट्र में 3,203 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, जो कि देश में सबसे ज़्यादा है। वहीं कर्नाटक में 2,413 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं तमिलनाडु में 1,897 करोड़ रुपए का, उत्तर प्रदेश में 1,443 करोड़ रुपए का और तेलंगाना में 1,372 करोड़ रुपए का नुकसान देखने को मिला है। अब इन 5 राज्यों को मिलाकर ही देश के कुल नुकसान का आधे से ज़्यादा हिस्सा बनता है। अब इनके पीछे के कारण को समझते हैं। तो सबसे पहला कारण है तेज डिजिटलीकरण। इन राज्यों में ऑनलाइन बैंकिंग, यूपीआई, डिजिटल निवेश, ई कॉमर्स काफ़ी तेजी से बढ़ा है। जहां डिजिटल लेनदेन ज़्यादा होता है, वहीं साइबर अपराधी भी ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और दूसरा बड़ा कारण है आपका शहरी आबादी। तो शहरी आबादी और टेक सेवी लोग, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये सभी बड़ी आईटी और फाइनेंशियल हब है। यहाँ लोगों के पास ज़्यादा बैंक खाते हैं, ज़्यादा निवेश है, ज़्यादा डिजिटल एक्सपोजर होता है, इसलिए ये राज्य आसान और बड़े लक्ष्य बन जाते हैं। अब जो है कि तीसरा कारण है वो है निवेश जाल। निवेश जाल व लालच, ये है तीसरा कारण। अब इसमें 2025 में जो कुल नुकसान हुआ, उसमें से 77% नुकसान फर्जी निवेश योजनाओं से हुआ, जिसमें अपराधी बहुत ज़्यादा रिटर्न का लालच देते हैं, शेयर, क्रिप्टो, फॉरेक्स, ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पर ठगते हैं। इसमें शहरी ही नहीं, अब छोटे शहर और ग्रामीण इलाकों में भी लोग इसका शिकार हो रहे हैं। और चौथा कारण है अंतर्राष्ट्रीय साइबर गिरोह, ये इसका चौथा कारण है। जिसमें होता है क्या है कि आंकड़ों से पता चलता है कि 2025 में 45% शिकायतें आई थी, जो कि दक्षिण पूर्व एशियाई देशों यानी कंबोडिया, म्यांमार, लाओस से जुड़ी थी। इसका मतलब ये है कि साइबर अपराध अब सीमाओं से बाहर निकल चुका है। अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क भारत को निशाना बना रहे हैं। और पांचवा जो कारण है वो है डिजिटल गिरफ्तारी। तो डिजिटल गिरफ्तारी, कई मामलों में लोगों को कॉल करके ये कहा गया कि आपके खिलाफ केस है, आप डिजिटल अरेस्ट में हैं, और डर के कारण लोग बिना सोचे पैसे ट्रांसफर कर देते हैं। और 2025 में कुल नुकसान का 8% जो है डिजिटल गिरफ्तारी से देखने को मिला है। तो ये थी हमारी आज की सभी इंपॉर्टेंट खबर। अब बारी है इससे जुड़े अभ्यास प्रश्न को देखने की। तो प्रश्न है, गैलेक्सी मेढक को IUCN की किस श्रेणी में रखा गया? आपके ऑप्शंस है ए लीस्ट कंसर्न, बी वल्नरेबल, सी इंडेंजर्ड या डी एक्सटिंक्ट। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको हमेशा की तरह कमेंट बॉक्स में देना है। इस प्रोग्राम की PDF को आप हमारे टेलीग्राम चैनल नेक्स्ट IAS हिंदी से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले एपिसोड में इसी तरह कुछ अहम और ज़रूरी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।